हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट पे, जो कि दोस्तों मॉडल सेट फर्स्ट है। यह मॉडल सेट फर्स्ट है और दोस्तों यह साइंस का है। किसका? साइंस यानी सामान्य विज्ञान का है। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। हम दोस्तों प्रीवियस ईयर पूरा कर चुके हैं और इसके बाद दोस्तों इसका मॉडल सेट भी 5 कर चुके हैं, सामान्य ज्ञान का है। और आज से सामान्य विज्ञान 5 तक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हो सकता है मैथ का भी हम करा देंगे, उम्मीद करते हैं। वैसे हम 2 ही कराते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लाभ मिल सके। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ए विवर्तन कारण, बी अपवर्तन कारण, से प्रकीर्णन कारण और डी परावर्तन के कारण। तो आकाश का जो रंग नीला होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो दोस्तों वह प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसके कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है दोस्तों वह रूपों में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ए निष्क्रिय तत्व, बी उपधातु, सी धातु और डी अधातु। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों जो पाए जाते हैं दोस्तों किस रूप में पाए जाते हैं, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों वो होगा अधातु में पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें दोस्तों अधातु में ठोस अधातु होता है दोस्तों कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन भी दोस्तों। उसके बाद आता है द्रव अधातु जो है दोस्तों वो आता है ब्रोमीन। द्रव अधातु है। अगर धातु पूछता तो पराग करते हैं। गैस अधातु में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब आते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जानवर या कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ए शार्क, बी पतंगा, सी पोर्पोइसेस और डी हाथी। तो पराध्वनि कहते हैं कौन उत्पन्न कर सकता है दोस्तों? वह पोर्पोइसेस कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है चमगादड़। क्या दोस्तों? चमगादड़ ये भी दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद दोस्तों वेल मछली जो होता है दोस्तों वो भी पराध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और याद रखना है ग्रास साहपर। क्या दोस्तों? ग्रास साहपर यह भी दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न करता है। आप इन सभी को याद रखिए दोस्तों, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट और डॉल्फिन दोस्तों ये ज़्यादातर पूछे जाता है। डॉल्फिन ये भी दोस्तों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है प्रतिध्वनि का कारण है। ए ध्वनि का परावर्तन, बी ध्वनि का अपवर्तन, सी ध्वनि का अवशोषण और डी ध्वनि की चाल। तो दोस्तों प्रतिध्वनि का कारण क्या है? यानी ध्वनि का टकरा के लौटना ही प्रतिध्वनि होता है। जैसे दोस्तों कहते हैं ना परनानी, नानी का नानी यानी कि मम्मी का नानी होता है, परनानी होता है, नानी की माँ परनानी। तो इसी तरह ध्वनि यानी प्रतिध्वनि होता है, यानी कि ध्वनि जो है दोस्तों वो किसी चीज़ से टकरा के फिर वापस आता है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। एक के ऊपर एक, यह दोस्तों हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। क्या होता है? 7:1, बी में है 2:1, सी में 1:2 और डी में 1:8। तो दोस्तों ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1:8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 1 8, बी 5, सी 10 और डी 7। तो धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होता है यह पूछ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इनका राइट आंसर जो हो दोस्तों वो होगा 10 होता है। कितना दोस्तों? 10।
धवन सोदा है ना, तो अंतिम में दोस्तों देखिए धवन सोदा का सूत्र आपको भी पता है, और अंतिम में होता है दोस्तों 10H2O। ये जल होता है और जल में कितना है 10 है ना, तो दोस्तों यही 10 इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो दो बिंदु दोस्तों यहाँ पे यहाँ है, और कितना 18 वोल्ट है, कितना दोस्तों 18 वोल्ट, दोनों के बीच में 4 कूलम आवेश ले जाना है, कितना 4 कूलम। ये दोस्तों हमको दिया हुआ है, तो हमको कार्य पूछ रहे हैं, भी पूछ यानी कि डब्लू पूछ रहे हैं दोस्तों। कार्य डब्लू होता है ना, तो भी बराबर हम जानते हैं दोस्तों W/Q होता है, क्या होता है W/Q। हमको पूछ रहे हैं डब्लू जब करेंगे तो V/Q होगा, तो V/Q, क्यू का मान यहाँ पे 4 दिया है, भी का मान 18 दिया है, 18 चौके 72 होता है। और दोस्तों ये कार का ऐसा मतलब क्या होता है जूल, तो 72 जूल कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा लंबा इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण तीसरे नियम का है। ये में जब हम पैदल चलाना यानी पेंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। बी जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। सी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे ओर ले लेता है। और डी रॉकेट लॉन्च करना, तो तीसरे नियम कहता है ना, तो रॉकेट से संबंधित होता है, तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। ए मगरमच्छ, बी मेढक, सी मछली और डी कबूतर। इंग्लिश में इसको पिजन कहेंगे, पिजन दोस्तों कहेंगे, इसको मेढक फॉर्ग कहेंगे, और उसके बाद मगरमच्छ क्रोकोडाइल कहेंगे, और इसके बाद दोस्तों मछली को फिश कहेंगे, क्या कहेंगे फिश कहेंगे। तो गर्म रक्त वाला पूछना है कौन सा है, तो गर्म रक्त वाला दोस्तों वो कबूतर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो और डी कोपरनिकस। गति पूछ रहे हैं जो दोस्तों, जैसे ये सूर्य है इसके चारों ओर जो ग्रह गति करता है वो नियम किसने दिया है, यह पूछ रहे हैं। तो वह नियम दोस्तों केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम, लेकिन ग्रहों की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। आप याद रखिएगा, इसने कोपरनिकस ने। देखिए दोस्तों ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया। विकासीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाएं में चक्कर लगाते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था दोस्तों। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, न्यूटन ने भी दोस्तों किया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निश्चेषित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है। ए योनि, बी अंडाशय, सी गर्भाशय और डी गर्भाशय गिरवा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दोस्तों क्या है गर्भाशय है, ये दोस्तों अंडाणु क्या है, दोनों इस तरह का बना रहता है। तो दोस्तों ये अंडाणु है, यहाँ पे फिलिपियन नलिका है, यहाँ पे निषेचित होता है अंडा और शुक्राणु। जब ये हो जाता है दोस्तों तो ये कहाँ पे आता है, तो ये दोस्तों नीचे आता है, धीरे धीरे नीचे यानी गर्भाशय की दीवार में चिपकता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे दो गो दिया हुआ, एगो गर्भाशय एगो गर्भाशय गिरवा। तो यहाँ पे दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो गर्भाशय होगा। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। निषेचित होने के बाद यहीं पे आकर ठहरता और धीरे 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 यहीं पे विकसित होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। ए एल्युमिनियम, बी क्लोरीन, सी आयरन और डी कार्बन। तो दोस्तों लैटिन से इनमें से कौन सा लिया गया है, तो लैटिन से यहाँ पे आयरन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर कौन सा दोस्तों, आयरन, एफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों,
कहना दोस्तों उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ए विराट कोहली, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी थॉमस ए एडिसन और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो कह रहा है एक समान समूह से संबंधित ना हो, यानी तीन संबंधित हैं, एक अलग है। तो विराट कोहली यहाँ पे अलग है दोस्तों, क्योंकि यह क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, क्रिकेट से संबंधित। और आईपीएल में आरसीबी दोस्तों हैं, जो कि बहुत ही फेवरेट हैं सभी का। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी हैं, जैसे ग्राहम बेल हैं, थॉमस एडिसन है और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है दोस्तों, यह भौतिक से संबंधित है। किससे? भौतिक विज्ञान से संबंधित है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है? ऑक्सीजन जो है दोस्तों हवा में मुक्त होता है, वह किस अभिक्रिया से होता है? ए में प्रकाश संश्लेषण, बी में वाष्पोत्सर्जन, सी में श्वसन और डी में मल त्याग। मल त्याग तो दोस्तों पशु पक्षी या सब करते हैं। श्वसन दोस्तों, श्वसन से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन में दोस्तों पानी बाहर जाता है, पानी को अंदर लेता है, पानी बाहर जाता है। प्रकाश संश्लेषण होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो दोस्तों वह दाब बढ़ाने पे क्या होता है? बर्फ का जब भी दोस्तों दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, तब ना दोस्तों बर्फ पिघलने लगता है। ए में घटता है, बी बढ़ता है, सी परिवर्तित रहता है अपरिवर्तित, और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जब भी दाब बढ़ाएंगे दोस्तों तो यह घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। गलनांक घटता है, जैसे दोस्तों 5 kg का बर्फ इस पर दाब देंगे तो यह धीरे धीरे दोस्तों घटेगा, गलेगा, और जैसे नज़दीक आएंगे तो यह समाप्त हो जाएगा ना, इसलिए घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है, क्यों होता है? जैसे इस तरह से गोल होता है ना दोस्तों, इस तरह से रहता है वर्षा की बूंदें, क्यों होता है? ए संयात्या के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी वाष्पन के कारण और डी ऊर्ध्वपातन के कारण। तो दोस्तों वर्षा का जो पानी होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और दोस्तों पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन मीटर। क्या दोस्तों? न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के भाग किसी का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, उसे डैश कहा जाता है। ए पुनरुत्थान, बी वानस्पतिक जनन, सी लैंगिक जनन और डी विखंडन। तो दोस्तों यह वानस्पतिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। ए 2 1 0, बी 0 1 2, सी 1 2 3 और डी 4 3 2। तो विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है दोस्तों, वह क्या होते हैं? तो दोस्तों वह होती है 1 2 3। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, कहना पौधे में लचीलेपन का कारण डैश उत्तक है। लचीलापन दोस्तों होता है, जैसे उसको मोड़ सकते हैं, फिर सीधा कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, तो वही कहते हैं लचीलापन का जो कारण वो कौन सा होता है? ए जालम, बी कोलेनकाइमा, सी फोलियम और डी एस्केलेनकाइमा। तो दोस्तों लचीलेपन का कारण जो है दोस्तों वह है कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कोलेनकाइमा। यहाँ पे जालम दोस्तों यह खनिज लवण का संवहन करता है और फोलियम खाद्य पदार्थ यानी भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। फाउंटेन पेन से स्याही मतलब इंक जो है वो बाहर निकल जाती है, क्यों? ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों फाउंटेन पेन में से स्याही निकलता है, यानी कि वह जो बौकर देता है दोस्तों, उनका कारण जो है दोस्तों वो है कि वह ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब जो है दोस्तों वो कमी हो जाती है। वायु दाब जैसे ही कमी होता है तो फाउंटेन पेन से स्याही निकलता है। अगर आप पहाड़ पे चल रहे हैं तो आपके नाक से खून निकलने लगा। जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों गर्मी महीना में किसी किसी के नाक से खून निकलता है एक कभी कभी। तो दोस्तों उसके माथा पे जो वायु दाब रहते हैं दोस्तों वो क्या होता है, गर्मी के कारण वहाँ पर का जो हवा होता है ठंडा हवा, वो जो दाब रहता है दोस्तों वो गर्म होकर उड़ जाता है। इसी कारण उसके नाक से ब्लड आने लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड दी गई है। इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ पे इनको इस तरह से कर सकते हैं। दिया हुआ मान 24.9 कितना है, 24.9 सेकेंड। फिर दोस्तों अनिश्चितता कितना है, 0.2 सेकेंड। तो दोनों को दोस्तों भाग दे देंगे, यानी 0.2 में 24.9 से भाग देंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 0.2 में 24.9 से भाग देंगे और 100 में लाने के लिए यानी प्रतिशत में लाने के 100 से गुना। ये से ये गया, 2 से नहीं कटेगा तो 200/249। जब इनको हम दोस्तों काटेंगे कूटेंगे तो इनका जो मान है वो 0.8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है, तो इसमें नैनोमीटर में बदलें। तो दोस्तों इनको नैनोमीटर में कैसे बदलेंगे, तो नैनोमीटर का आप लोग को पता होगा मान कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 2 नैनोमीटर बराबर कितना होता है ये। तो हम जानते हैं 1 pm बराबर होता है दोस्तों 10⁻12 मीटर। तो 40 का पूछ रहे हैं, 40 से गुना कर देंगे 10⁻12। तो यहाँ पे जब इसको दोस्तों इस साइड लाएंगे तो इस साइड जैसे लाएंगे तो 4 गुना हो जाए 10⁻11। कैसे होगा आपको बता दें, 40 गुना 10 करेंगे यानी कि 1/10 यानी कि 1 हुआ। तो फिर 10 दोस्तों -12। जब भी गुना में रहते हैं तो दोस्तों ये प्लस माइनस घटता है। तो इस तरह यहाँ पे ये इसका आंसर होगा, यानी कि 4 गुना 10⁻11 10⁻11। तो यहाँ पे जो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों 4 गुना 10 पावर क्या है -2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जब भी किलोमीटर में हम बदलते हैं तो 18/5 से या 5/18 से गुना करते हैं ना। तो 25 गुना कितना करेंगे, तो 25 गुना दोस्तों जब भी बड़ा में करना तो बड़ा से गुना करेंगे और छोटा में करना रहेगा तो छोटा से गुना करेंगे। तो यहाँ पे इनको करेंगे दोस्तों 5/18 कर देते हैं, तो ये नहीं कट रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे 18/5 5 25 18 5 90 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बड़ा में अगर बड़ा बनाना है तो छोटा से गुना करेंगे और छोटा बनाना रहेगा तो बड़ा से गुना करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि एक शक्ति उत्पादक केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है। इसे मेगावाट में व्यक्त करें। मेगावाट में कहते हैं व्यक्त करने के लिए दोस्तों कैसे करेंगे, 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻3 वाट होता है। तो ये आप याद रखिए। तो 10⁻12 किलोवाट बराबर 10⁻12 गुना 10⁻3 करेंगे तो दोस्तों ये दोनों जुट जाएगा 10⁻15 हो गया। 10⁻15 हो गया। हम बट्टे में 10⁻6 क्योंकि 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6। तो इससे भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 10 ये जब ऊपर जाएगा तो ये घटेगा तो कितना होगा 9। 10⁻9 मेगावाट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 10⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या है ना दोस्तों कि रवि ने अपने मित्र से
कहा कि उसका घर मुख्य डाकघर से 1 किलोमीटर दक्षिण का दक्षिण और है। उसके दोस्त द्वारा तय की दूरी और मुख्य डाकघर से उसका विस्थापन ज्ञात करें। जब वह रवि के घर से पहुंचता है, उसे दिए गए निर्देश के अनुसार 1 किलोमीटर दक्षिण है, तो 1 किलोमीटर दक्षिण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर दक्षिण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? ये लोहे का, बी चांदी का, सी पारे का और डी एल्युमिनियम का। तो दोस्तों बॉक्साइट जो अयस्क है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का। तो इसका दोस्तों लोहे का जो भस्म होता है वो लेटेराइट प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हीरा जो है वह कार्बन का क्या है? ए अपरूप है, बी बहुलक है, सी दोनों है और डी सभी असत्य है। तो हीरा जो है वह कार्बन का क्या है? तो दोस्तों अपरूप। क्या है? अपरूप। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? ए में 16वें, बी में 15वें, सी में 17वें और डी में 18वें। तो दोस्तों 18वें जो तत्व है दोस्तों इनका बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसको निष्क्रिय गैस और निष्क्रिय गैस कहते हैं, शून्यवाह तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार है। ए में 18, बी में 20, सी में 22 और डी में 19। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। तो कहता है अनुभार इनका कितना है? तो दोस्तों इनका अनुभार जो है दोस्तों वो है 20। कितना है? 20। तो 2 दूनी 4 और 16, तो 20 हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ए में दिया है अनुभार पर, बी में है परमाणु भार पर, सी में परमाणु क्रमांक पर और डी में न्यूट्रॉन पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पे आधारित है? तो ये दोस्तों परमाणु क्रमांक यानी संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे पहले किस पे था? जो कि दोस्तों मेडल पे नहीं दिया था, तो परमाणु भार पे था। और यह दिया था मोस्ले में। किसने? मोस्ले ने। आधुनिक आवर्त सारणी यह दिया था मेडलिप ने। किसने दोस्तों? मेडलिप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, बी एथिलीन व ऑक्सीजन, सी एथिलीन व एसिटिलीन और डी एसिटिलीन व ऑक्सीजन। तो वेल्डिंग करते समय हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है सिनेबार निम्न का अयस्क है। किसका अयस्क है? ए पारा, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर और डी लोहा। तो सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों? तो पारा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग निम्न से किसके उपस्थिति के कारण होता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी बेरियम और डी ट्रांसियम। आतिशबाजी मतलब माचिस। माचिस में जो हरा रंग होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर का बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कार्नेलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? ए में जस्ता, बी में पारा, सी में सिल्वर और डी में मैग्नीशियम। तो कार्नेलाइट जो है दोस्तों यह अयस्क है किसका? तो यह अयस्क है मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। किसका? मैग्नीशियम का। और दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन संख्या दोस्तों 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? ए दाब, बी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, सी पदार्थ और डी लंबाई। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा दाब पे नहीं करता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आर बराबर होता है दोस्तों, आर बराबर दोस्तों होता है रो ए बाय एल। रो ए बाय एल होता है ना, तो दाब पे नहीं होता है। ये हो गया दोस्तों एरिया, ये हो गया पदार्थ और ये हो गया लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? ए आवेश, बी त्वरण,
सी भार और डी द्रव्यमान। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है भार। किस पे? भार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध करते हैं? ए उदरपातन से, बी आसवन से, सी वर्णलेखन से और डी निर्वात आसवन से। तो दोस्तों कपूर को जो हम शुद्ध करते हैं उदरपातन से करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किससे? उदरपातन से। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहे हैं कि सोडियम को रखा जाता है। ए है जल में, बी पेट्रोल में, सी मिट्टी के तेल में और इत्थर में। तो सोडियम को कहाँ पे रखते हैं दोस्तों? तो सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। दोस्तों सोडियम मिट्टी के तेल में कभी अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में से किसमें पाया जाता है? ए हरी सब्जियों में, बी दूध में, सी रसदार फलों में और डी अंडे में। तो दोस्तों यह पाया जाता है हरी सब्जियों में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें दोस्तों हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कॉपर, बी लेड, सी सिल्वर और डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अम्लगम। अम्लगम जो है वह क्या है? ए एक मिश्र धातु जिसमें एल्युमिनियम होता है, बी एक मिश्र धातु जिसमें सिल्वर होता है, सी एक ठोस पदार्थ और डी एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। तो यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? ए सोना, बी यूरेनियम, सी पारा और डी नियॉन। तो मुक्त अवस्था में दोस्तों पाया जाता है सोना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों भारी पदार्थ है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम और डी नियॉन। तो वायुयान मतलब जहाज सब में जो टायर होता है दोस्तों उसमें कौन सा गैस भरते हैं? उन सभी के टायर में दोस्तों हीलियम गैस भरते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या पुराने तेल चित्रों में या के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, सी भारी जल और डी सिरके का अम्ल। तो इनका राइट आंसर को दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ए गैस, बी द्रव, सी निर्वात और डी ठोस। तो ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक किसमें होती? ध्वनि पूछ रहे हैं तो ठोस में सबसे अधिक होगा, सबसे कम दोस्तों निर्वात में। अगर प्रकाश पूछता तो सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? ए TNT, बी RDX, सी नाइट्रोग्लिसरीन और डी पिक्रिक अम्ल। तो डायनामाइट में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है सिरके में पाया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल और डी नाइट्रिक अम्ल। तो सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों यह कहाँ पे पाया जाता है आप लोग बताइएगा। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है और ये नाइट्रिक अम्ल, इन सब का आंसर आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान है? ए 6 × 10⁻³ kg, बी 6 × 10⁻24 kg, सी 6 × 10⁻24 kg और डी 6 × 10⁻23 kg। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? तो इनका द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न में से
प्रयोग में जो लाया जाता है दोस्तों, किसको लाया जाता है? ए एसिटिलीन, बी आइसोप्रीन, सी एथिलीन और डी अमोनिया। प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में प्रयोग करते हैं दोस्तों आइसोप्रीन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीथिलीन प्राप्त होता है ए नाइट्रिक अम्ल से, बी पिक्रिक अम्ल से, सी एथिलीन के बहुलकीकरण से और डी पॉलीविनाइल के बहुलकीकरण से। तो पॉलीथिलीन जो प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये किससे प्राप्त करते हैं? तो एथिलीन के बहुलकीकरण से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर बताइए। ये दोस्तों ITI और पॉलिटेक्निक दोनों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉडल सेट है, तो आप दोनों इसको बेहतरीन से अंत तक जरूर देख लिए। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।